नवागढ़ विधायक गुरदयाल सिंह बंजारे होम क्वारंटाइन हुए हैं। डोंगरगढ़ विधायक दलेश्वर साहू के संपर्क में गुरदयाल सिंह बंजारे आए थे। डोंगरगढ़ विधायक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर हड़कंप मचा हुआ है। विधायक गुरदयाल सिंह अपने निवास पर ही होम आइसोलेट हुए। सरकार कोरोना काल को अनलॉक कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए यह सिरदर्द बना हुआ है। प्रदेश में तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं। स्थिति अब यह है कि प्रदेश के 28 में से 21 जिले रेड जोन में आ चुके हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की नई सूची जारी कर दी गई है। इसमें 95 ब्लॉक को रेड जोन और 33 ब्लॉक को ऑरेंज जोन में शामिल किया गया है। प्रदेश के कुल एक्टिव केस डबलिंग रेट के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है। विभाग की सचिव की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें रेड जोन से बचे जिलों में धमतरी, गौरेला पेंड्रा, मरवाही, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा और बीजापुर शामिल है। बीजापुर की एकमात्र ऐसा जिला है जो ना तो रेड जोन में है और ना ही ऑरेंज जोन में। छत्तीसगढ़ की सत्ता में कांग्रेस के नेताओं की भागीदारी और बढ़े, इसके लिए जल्द ही निगम मंडलों में नियुक्तियां होंगी। इसको लेकर प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने सभी नेताओं की सहमति से फॉर्मूला तैयार कर लिया है। अब सबको उम्मीद है कि आज कल में निगम मंडलों में नियुक्तियां होंगी। रिपोर्ट देखिए। भूपेश सरकार में 100 से अधिक खाली पड़े निगम मंडलों के पदों में नियुक्ति की कवायद तेज हो गई है। इसको लेकर संगठन के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया रविवार को बड़े नेताओं की अहम बैठक ले चुके हैं। उसमें निगम मंडल चयन के मापदंड तय हो गए हैं। बड़े नेता के समन्वय से इन पदों में 1-2 दिन में नियुक्ति होगी। निगम मंडल में नियुक्ति के लिए उन्हें चुना जाएगा जो दावेदार होने के बाद भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाए। निगम, पंचायत चुनाव और संगठन में जिन्हें कोई पद नहीं मिल पाया। 2018 में पार्टी को जिताने में जिनकी अहम भूमिका रही, संगठन में लंबे समय से जो काम कर रहे हों, वो सीनियर विधायक जो मंत्री नहीं बन सके। माना जा रहा है कि इस फॉर्मूले से पार्टी ने गुटीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार कर ली है। मापदंड है जो वरिष्ठता, ये सब्जेक्टिव असेसमेंट ही है कि जो वरिष्ठ लोग हैं जिनका पार्टी को मजबूत करने में बड़ा योगदान है, जिन्हें मौका नहीं मिला, विधानसभा लड़ने का मौका नहीं मिला, लोकसभा लड़ने का मौका नहीं मिला, संगठन में जगह नहीं मिली, तो ऐसे लोगों को मौका देने का निर्णय लिया गया है। और वो सूची अंतिम रूप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वो करेंगे और फिर वो दे के प्रस्ताव भेजेंगे, उसको अंतिम रूप से कांग्रेस प्रेसिडेंट का अनुमोदन दिया है। जो हमारे बड़े चेहरे हैं, जो 15 साल संघर्ष किए हैं, उन सभी नामों पर चर्चा की। जो नाम हो सकते उन नामों को सॉर्ट आउट किया गया। उन नामों पर अंतिम मुहर उन्हीं नामों पर विचार होगी। तय फार्मूले के अनुसार पार्टी में नाराजगी न पनपे, इस बात को खास ध्यान में रखा गया है और इसीलिए निगम मंडलों की नियुक्ति में विधायकों को शामिल करने की बात भी रखी गई है, जिस वजह से ऐसे सीनियर विधायक भी निगम मंडलों की दौड़ में दिखाई दे रहे हैं जो कि मंत्री नहीं बन पाए हैं। हालांकि कई सीनियर विधायक इस पक्ष में नहीं हैं। जब कोई बात की जाएगी, कोई प्रस्ताव आएगा, उस वक्त मैं अपने कार्यकर्ताओं से और सब लोगों से बातचीत करके नेताओं को बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल कोई चर्चा में ऐसा प्रस्ताव न कोई हमारे पास है, न हमसे किसी ने चर्चा की है। और इसलिए जब कोई ऐसी बात होगी तो मैं साथियों से बात करूंगा और कार्यकर्ताओं को भी अवसर मिले, ज़्यादा बेहतर है। हम लोगों के बजाय कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा तो कार्यकर्ता, मैं समझता हूं, उनका मनोबल बढ़ेगा। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने एक बड़ी जीत हासिल की, जिसमें उसके पास 69 विधायक और संगठन में काम करने वाले नेताओं की लंबी चौड़ी लिस्ट है। ऐसे में सबको उपकृत कर पाना पार्टी के लिए मुश्किल काम है। इसीलिए एक तय फॉर्मूले पर पार्टी काम कर रही है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अता उसेंडी ने पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें मोहन मरकाम ने कोंडागांव पुलिस अधीक्षक बालाजी राव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। कोंडागांव में लता उसेंडी ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, अगर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है तो सरकार कार्रवाई करे।
लता ने कहा कि अधिकारी निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं और कांग्रेस उन पर जबरन भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। अधिकारियों पर इस तरह के आरोप लगाने से उनका मनोबल टूटता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों की कार्रवाई से कांग्रेसियों को डर लगने लगा है। लता ने कहा कि पुलिस अधीक्षक की कार्यप्रणाली से जिले के आम नागरिक बेहद खुश है कि माननीय मोहन मरकाम जी जो है इसमें गंभीरता से उनका बयान भी नहीं आ रहा है। इसका सीधा देखेंगे कि उनको अपने प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर भरोसा नहीं है। आज सरकार उनकी है, कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष है। उन्होंने अपने अमले के ऊपर ही भरोसा नहीं, वो सीधे एसपी के ऊपर आरोप लगा रहे। नियमतः एसपी ने जो कार्रवाई किया है, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस के पदाधिकारी और माननीय मोहन मरकाम जी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। और वीडियो में मैंने देखा है जिसमें सीधा उन्होंने प्रेस में आप सबको के समक्ष जो विषय रखा, उसमें ये कह रहे हैं कि एसपी महोदय ने एक लंबे चौड़े फंड का डिमांड किया था। अगर आप प्रेस में खुलकर इस बात को बोल रहे तो आपके पास सबूत भी होगा। आपकी सरकार है, आपको इतना समय क्यों लग रहा है उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए? प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सीएम शिवराज की इसे लेकर 28 जून को बड़ी वर्चुअल रैली होने वाली है। मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर ये रैली हो रही है। पूरे देश में बीजेपी वर्चुअल रैली कर रही है। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक बीजेपी पहुंचा रही है, कार्यकर्ताओं तक पहुंचा रही है। गौरतलब है कि 7 जून से बीजेपी जिलेवार वर्चुअल रैली कर रही है। इसी क्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। में लोकसभा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में मोर्चा प्रकोष्ठ के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1 साल की उपलब्धि पहुंचाई जा रही है। और इसी कड़ी में 28 जून को प्रदेश का एकमात्र बड़ा वर्चुअल रैली होना है, जिसको मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे। और उस वर्चुअल रैली में कोविड-19 की लड़ाई में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो किया है, जिसके कारण पूरे दुनिया में उनकी सराहना हो रही है, उसकी भी चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर वन विभाग में बम्पर तबादले हुए हैं। 23 आईएफएस अफसरों का ट्रांसफर ऑर्डर जारी हुआ। हाथियों की लगातार मौत के बाद इसके पहले भी बीते दिनों ही वन विभाग के कई बड़े अधिकारियों को इधर से उधर किया गया था। सीसीएफ अतुल शुक्ला को हटाया गया है, साथ ही कई डीएफओ को भी हटा दिया गया है। अब फिर वन विभाग के 23 अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया गया है। कई अधिकारियों को नई पदस्थापना भी मिली है। पीसी पांडे अपर प्रधान मुख्य संरक्षक बनाए गए हैं। एसएस बजाज अपर प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ बनाए गए। खुली चराई से खेती को होने वाले नुकसान की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ की परंपरा रोका छेका सरकारी तरीके से एक अभियान के रूप में शुरू की गई है। 19 जून को सीएम ने रोका छेका अभियान की शुरुआत की, जिसमें 2215 गौठानों को 8 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि जारी की गई। छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल से पशुओं को फसल की चराई रोकने के लिए रोका छेका की परंपरा के तहत रोका जाता रहा है। खासकर फसल की बुआई के समय से ही रोका छेका किया जाता रहा है। लेकिन देखने में अब ये आ रहा है कि आवारा पशु रोके नहीं जा रहे, जिससे फसलों को काफी नुकसान हो जाता है। इसी नुकसान को रोकने के लिए सरकार ने इसे संरक्षण देने का फैसला लिया है। साथ ही इसके जरिए छत्तीसगढ़ी परंपरा का भी संवर्धन हो जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने इस अभियान की शुरुआत 19 जून को हाईटेक तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। पशुओं से फसलों की सुरक्षा के लिए सभी जिले के सभी गोठान ग्रामों में रोका छेका कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर ग्रामीणों ने पशुओं को गोठान में भेजने तथा उन्हें खुले में चरने के लिए न छोड़ने का संकल्प लिया। इस अवसर पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने वैज्ञानिक विधि से बुआई के साथ कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। किसानों को दलहन बीज, मिनी किट और फलदार पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया। इस अभियान के तहत पशुपालक और लोगों को पशुओं को बांध कर रखने की व्यवस्था गांव में सुनिश्चित की जानी है। रोका छेका की व्यवस्था को लागू करने के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम सरपंच, पंच, जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों को जोड़ा गया है। पहली बार छत्तीसगढ़ की इस प्राचीन परंपरा को सरकारी स्वरूप में लागू किया गया है, तो इसके लिए राशि भी जारी की गई है। हर गोठान को 40,000 रुपए दिए गए हैं। 2215 गोठानों को 8 करोड़ 86 लाख रुपए जारी किया गया है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने गोठानों के लिए ये राशि जारी की है। राशि का इस्तेमाल मवेशियों के व्यवस्थापन, गोठानों के रखरखाव और संचालन से होगा। मुख्यमंत्री जी का सोचना है कि हम अगर 15 दिन 20 दिन पहले भी अगर रोका छेका का कार्यक्रम लागू करेंगे तो पूरे छत्तीसगढ़ में जो खरीफ है उसके फसल को तो हम बचा पाने में सफल होंगे। रबी की भी जो तैयारी करने का जो वक्त मिलता है वो हमारे किसानों को मिल जाएगा। और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरे छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे चल रहा है। हम लोगों ने इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर दिया है। पूरे छत्तीसगढ़ में 30 तारीख तक ये अभियान चलेगा और इसमें किसान भागीदार हो रहे हैं, गौठान ग्राम के समितियां भागीदार हो रही हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप भागीदार हो रही हैं, महिला समूह इसमें एक्टिव हो गई हैं, ग्राम पंचायतों की बैठकें हो रही हैं और इसके तहत हम लोगों ने गौठान के निर्माण के लिए, गौठान के संयोजन के लिए, उसके संचालन के लिए राशि भी जारी की है। और आप देखेंगे कि पूरा प्रशासन से लेकर सारे अधिकारियों ने इसको सफल बनाने के लिए मेहनत किया है। वैसे तो रोका छेका छत्तीसगढ़ की पुरानी परंपरा है, लेकिन वर्तमान समय में इस परंपरा का पालन न होने से फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। साथ ही पशुओं के स्वास्थ्य पर भी बारिश के दिनों में खुले में चरने से बुरा असर पड़ता है। इसलिए प्रशासन ने इस अभियान के तहत ग्रामीणों से पशुओं को खुले में न छोड़ने की अपील की है। मवेशियों को चरवाहे की देखरेख में गोठान में भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया गया है। लोगों को इस काम से जुड़ने के लिए संकल्प भी दिलाया गया। रोका छेका का मतलब है कि अब उनको छोड़ना नहीं है जानवर को, क्योंकि जानवर अगर अभी भी किसी भी खेत में घुसेंगे तो फसलों का नुकसान होगा। तो रोका छेका पारंपरिक है और ग्रामीण जानते हैं। छत्तीसगढ़ की परंपरागत कृषि और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार पहले ही नरवा गरबा घुरबा बाड़ी योजना का संचालन कर रही है। अब इसी योजना को और आगे बढ़ाते हुए इसमें फसल चराई रोकने की दिशा में कदम उठाए गए हैं, जो कि छत्तीसगढ़ की कृषि व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन साबित होने जा रहा है। वहीं पशुओं से होने वाली फसलों के नुकसान को रोकने के लिए रोका छेका को सरकारी संरक्षण देना भी फायदेमंद साबित होता दिख रहा है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ की सरकार ने इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित बोधघाट परियोजना को जल्द पूरा करने का फैसला कर लिया है। इसे बस्तर के विकास के लिए महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट माना जा रहा है, लेकिन सरकार का फैसला आते ही अब इसका विरोध भी शुरू हो गया है। दरअसल डूब क्षेत्र के ग्रामीणों ने गांव और खेत का हवाला देकर इसका विरोध किया है। अब देखना होगा कि सरकार इसे कैसे हल करती है। रिपोर्ट देखिए। शनिवार को सीएम भूपेश बघेल ने एक बड़ी बैठक लेकर इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित बोधघाट परियोजना को हरी झंडी दे दी। सीएम बघेल ने कहा कि बस्तर के लोगों को विश्वास में लेकर योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रभावित लोगों के रोजगार, मकान और जमीन के बदले जमीन की व्यवस्था की जाएगी। इसका फायदा बस्तर संभाग के अधिकांश ग्रामीणों और किसानों को मिलेगा। लेकिन सरकार के इस फैसले का सुकमा और बीजापुर में विरोध शुरू हो गया है। बोधघाट परियोजना का विरोध कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी ग्रामीण यहां अपने गांव से जुड़े हैं, वो अपने पुश्तैनी घर और जमीनों को नहीं छोड़ सकते। हम सुबह बैठक में बोल रहे हैं ग्रामवासी सब कि हम कहां जाएंगे। हम इसमें जो है आवेदन बना के सरकार को दूंगा। सरकार हमको बिल्कुल यहाँ से हम उठना नहीं चाहते। जहाँ हमारा बाप दादा यहाँ माने पीढ़ीपुर का 2-3 पीढ़ी हो गया यहाँ हैं। 18 तारीख को हम फिर सब जितना सरपंच मन है तो सब इकट्ठा माने करके हम आवेदन देने के लिए तैयार। हमें हमको विरोधी करना है, हमको कहीं जाना नहीं है। अच्छा। हड़ताल निकालना है। इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित बोधघाट परियोजना की लागत लगभग 22,653 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के फायदे की बात करें तो बोधघाट परियोजना से 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकेगा। साथ ही 3,66,000 हेक्टेयर में सिंचाई हो सकेगी। बस्तर की इकोनॉमी में 6,223 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। इंद्रावती नदी के 300 टीएमसी जल का उपयोग हो सकेगा। हर साल 4,824 टन मछली का उत्पादन भी हो सकेगा। इस प्रोजेक्ट से 359 गांवों को फायदा होगा, जिनमें दंतेवाड़ा के 51, बीजापुर के 218 और सुकमा के 90 गांव शामिल हैं। सीएम बघेल के साथ बैठक में मौजूद रहे बस्तर सांसद दीपक बैज का कहना है कि वो मुख्यमंत्री के साथ फिर बैठक करेंगे। कोशिश होगी कि ग्रामीणों को इस परियोजना से कोई नुकसान न हो। केंद्र सरकार लगातार बोधघाट परियोजना के लिए हमेशा बीच बीच में ऐसे दबाव बनाते रहा है,
लेकिन जिस स्थिति अभी सर्वे चालू हुआ है, अभी हम लोग 20 पे नज़र बनाए हुए हैं और अभी बस्तर के हम सभी विधायक इस पे आगे की रणनीति तय करेंगे और सभी विधायकों से चर्चा करने के बाद हम बस्तर के हित और बस्तर के बात को लेकर निश्चित रूप से हम छत्तीसगढ़ सरकार के साथ हम जल्दी इसके लिए हम चर्चा करने वाले हैं। बस्तर की इंद्रावती नदी में प्रस्तावित बोधघाट परियोजना का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इससे न सिर्फ बस्तर की सिंचाई क्षमता बढ़ेगी बल्कि बिजली उत्पादन के साथ साथ कई और व्यवसाय और उद्योगों के लिए भी रास्ते खुल सकेंगे। प्रशांत गजभिये, बंसल न्यूज, जगदलपुर। सरकार के नक्सल विरोधी अभियान और नक्सलियों की पुनर्वास योजना के अच्छे नतीजे देखने को भी मिल रहे हैं। इसमें प्रभावित होकर एक महिला नक्सली कविता मज्जी ने एसपी के समक्ष सरेंडर कर दिया। कविता के मुताबिक नक्सलियों की खोखली विचारधारा और भेदभावपूर्ण व्यवहार से उसका मोह भंग हुआ है। राजगढ़ के गोपालपुरा बाईपास पर NH 52 दो कार में जबरदस्त यहां पर टक्कर हुई जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए शाहजहांपुर के अस्पताल में भर्ती किया गया है जहां पर घायलों का इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक एक कार में साधु संत औरंगाबाद से लखनऊ जा रहे थे जबकि दूसरी कार में एक ही परिवार के कई लोग गुना से इंदौर लौट रहे थे, तभी बाईपास पर यह हादसा हो गया। धमतरी में सोमवार सुबह करंट की चपेट में आई अपनी बेटी को बचाने की कोशिश में एक किसान की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक खमन यादव बखारा इलाके के डोमा गांव का रहने वाला है। घर के पास ही उसकी दुकान है जिसे किराए पर दे दिया गया है। सोमवार सुबह उसकी 18 वर्षीय बेटी किसी काम से दुकान से गई थी। इसी दौरान वो टूटे पड़े बिजली के तार की चपेट में आ गई। उसकी चीख सुनकर खमन यादव दौड़कर मौके पर पहुंचे। इस दौरान बेटी को बचाने की कोशिश में उन्होंने भी अपनी जान गंवा दी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का परिणाम कल सुबह 11 बजे घोषित किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल अध्यक्ष डॉक्टर आलोक शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम परीक्षा के नतीजे जारी करेंगे। छात्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकेंगे। कल रिजल्ट आ रहा है, हमारे बच्चों को शुभकामनाएं। कल 10वीं का और 12वीं के दोनों का रिजल्ट घोषित करने वाले हैं और इसमें जो परीक्षाएं हो रही थी कुछ विषयों का रह गया था परीक्षा जो कोरोना संक्रमण के कारण नहीं हो पाया था, इसलिए उसको स्थगित किया गया था। उन स्थगित जो विषय थे उनका रिजल्ट उनके जो स्कूल में आंतरिक मूल्यांकन होता है और उसके आधार पर उनको किया जाएगा। जो बचे हुए प्रश्न पत्र हैं, बाकी जो प्रश्न पत्र जिनके हो चुके हैं उनका जैसा होगा उसका आधार पर रिजल्ट बनेगा और कल इसका रिजल्ट निकाला जा रहा है। ये बच्चे इसमें करीब 10वीं में 3,92,000 और 10वीं में और 12वीं में 2,77,000 छात्र हैं इसमें बैठे थे। जांजगीर चांपा की नैला नगर पालिका में अधिकारी कर्मचारियों ने एक नवाचार किया है। अब हर सोमवार को कामकाज की शुरुआत राष्ट्रगान और राजकीय गान के साथ होगी। इसी के साथ सीएमओ समेत सभी अधिकारी कर्मचारियों ने राष्ट्रगान और राजकीय गान गाकर काम की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पेट्रोलियम विपणन कंपनियों ने 7 जून से ईंधन की कीमतों में रोजाना लगातार लागत के हिसाब से संशोधन फिर शुरू कर दिया। रायपुर में पेट्रोल के दाम जहां 44 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए, वहीं डीजल की कीमतों में 68 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। वैसे तो सरगुजा जिले का मैनपाट पर्यटन के लिहाज से अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन यहाँ कई ऐसे गांव हैं जहां विकास बहुत दूर है। सुपलगा, ढूढ़ी, टिकरा में लोग आज भी गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। ये इलाका सीतापुर विधानसभा इलाके में आता है। इसी इलाके से अमरजीत भगत चुनकर गए हुए हैं जो छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री हैं। भाटापारा नगर पालिका के मानसून से पहले नालों की सफाई
नहीं करने का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। झमाझम बारिश से घरों में पानी घुस गया है। पानी की निकासी नहीं होने से जगह जगह बाढ़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लोगों का गंदगी और बदबू के बीच बुरा हाल है। बाढ़ से लोगों के घरों में रखा अनाज और राशन का सामान भी खराब हो गया। रायपुर से खबर, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया है। झीरम घाटी हमले पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह बोले हैं। कहना है कि केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ही एनआईए जांच की बात कही थी, जिसे मैंने भी बतौर सीएम सहमति दी थी। एनआईए जैसी संस्था से बेहतर जांच एसआईटी कर सकती है, ये तुलना संभव नहीं है, रमन सिंह का ऐसा कहना। तो जैसा कि हमने देखा, कल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। झीरम घाटी हमले को लेकर यहां पर तत्कालीन रमन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उसी को लेकर अब पलटवार किया है पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने। मुझे समझ में नहीं आता कि एसआईटी का गठन और एनआईए के गठन और एनआईए जैसे जांच एजेंसी जो राष्ट्रीय स्तर में विशेषज्ञ टीम होती है, ये प्रश्न उठता है कि इसमें एसआईटी का गठन कर दें और एनआईए से बेहतर जांच कर सकता है यदि एसआईटी, ये उनकी सोच है। मगर ये दोनों की कोई तुलना न हो सकती, न तुलना किया जा सकता। छत्तीसगढ़ में मानसून समय से पहले आया और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इस साल सामान्य से अधिक बारिश होगी। 21 जून तक औसतन 96.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड होती आ रही है, लेकिन इस साल अब तक 173.7 मिलीमीटर अधिक बारिश हो चुकी है। इन आंकड़ों में अंदाजा लगाया जा सकता है, भले ही गर्मी कम पड़ी हो, लेकिन बारिश अच्छी होने वाली है इस बार। वहीं बस्तर में भी मानसून रफ्तार पकड़ चुका है। कांकेर जिले में 12 घंटे में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी बस्तर जोन में 23 जून तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, मेडकी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कई गाँव का संपर्क, 20 गाँव का संपर्क यहाँ पर टूट गया। महासमुंद जिले में 18 घंटे तक हुई लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। चारों ओर पानी भर जाने से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। मानसून के साथ ही सक्रिय मौसमी तंत्र के असर से जिले भर में तेज बारिश हो रही है। रविवार की शाम ही मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर ने दुर्ग और रायपुर संभाग के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी। वहीं कांकेर में भी मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। शहर के छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं। कई इलाकों में तो बाढ़ के हालात बन गए हैं। गांव और ब्लॉक का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। बारिश ने लोगों को भले गर्मी और उमस से राहत दी हो, लेकिन इसने नगर निगम के इंतजामों की पोल खोलकर रख दी।